हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी विद रश्मि। यूपीपीसीएस 2024 प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए आज हमारा इंडियन पॉलिटी का टेस्ट नंबर 8 है। 7 टेस्ट हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं। 27 अक्टूबर ज़्यादा दूर नहीं है, तो आप टेस्ट अच्छे से लगाइए और अपना रिवाइज कीजिए। शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, संसद राज्य सूची के विषय के संबंध में कानून बना सकती है। ऑप्शन है ए, राष्ट्रपति की इच्छा से। ऑप्शन बी, यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करती है। ऑप्शन सी, किसी भी परिस्थिति में। और ऑप्शन डी, संबंधित राज्य के विधानमंडल से पूछकर। आपको पता होगा कि हमारे संविधान में 3 सूचियों का वर्णन है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संविधान की 7वीं अनुसूची में इन 3 सूचियों का वर्णन किया गया है, जिसमें से संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार है केंद्र सरकार को, यानी कि संसद को। राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार है, जो राज्य सूची के विषय हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार दिया गया है राज्य विधानमंडलों को। और समवर्ती सूची के विषयों पर दोनों ही कानून बना सकते हैं, केंद्र भी और राज्य भी, लेकिन टकराव की स्थिति में केंद्र का कानून मान्य होता है। तो हमसे पूछा गया है कि संसद राज्य सूची के विषय के संबंध में कब कानून बना सकती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करती है तब संसद राज्य सूची के विषय के संबंध में कानून बना सकती है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 249 के तहत यदि राज्यसभा अपने उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत के माध्यम से प्रस्ताव पारित कर देती है कि राष्ट्रीय हित में ऐसा करना आवश्यक है, तो संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बना सकती है, और वो कानून 1 वर्ष की अवधि तक मान्य रहता है। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, है, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है। ऑप्शन है ए, यूनियन ऑफ इंडिया बनाम डॉक्टर कोहली। ऑप्शन बी, बनारसी दास बनाम स्टेट ऑफ यूपी। ऑप्शन सी, बॉम्बे बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। और ऑप्शन डी, मलक सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, बॉम्बे बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, यानी एसआर बॉम्बे वर्सेस भारत संघवाद, जो कि 1994 में आया था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने धारणा प्रस्तुत की थी कि उद्देशिका संविधान का भाग है, क्योंकि उद्देशिका को संविधान का भाग पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 बाद में। लेकिन फिर से एसआर बॉम्बे वर्सेस भारत संघवाद 1994 में, यानी कि एसआर बॉम्बे बनाम यूनियन ऑफ इंडिया वाद में सुप्रीम कोर्ट ने फिर से धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किए गए थे। ऑप्शन है ए, बलवंत राय मेहता समिति की। ऑप्शन बी, आयंगर समिति की। ऑप्शन सी, स्वर्ण सिंह कमेटी की। और ऑप्शन डी, ठक्कर कमेटी की। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्वर्ण सिंह कमेटी की, स्वर्ण सिंह समिति की। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिशों के आधार पर शामिल किया गया था। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से इन्हें शामिल किया गया था, और तब केवल 10 मूल कर्तव्य ही संविधान में शामिल किए गए थे। उसके बाद 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से एक और मूल कर्तव्य संविधान में शामिल किया गया था, जिसके कारण वर्तमान में हमारे मूल कर्तव्यों की कुल संख्या है 11। ये सभी पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद में निम्नलिखित में से कौन शामिल है। भारतीय संसद में किसको शामिल किया जाता है। ऑप्शन है ए, लोकसभा एवं राज्यसभा। ऑप्शन बी, लोकसभा, राज्यसभा एवं प्रधानमंत्री। ऑप्शन सी, लोकसभा के अध्यक्ष एवं लोकसभा। और ऑप्शन डी, राष्ट्रपति एवं दोनों सदन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति एवं दोनों सदन। भारतीय संविधान के आर्टिकल 79 में प्रावधान है कि एक संसद होगी जो किससे मिलाकर बनेगी, जो किससे मिलकर बनेगी। एक संसद होगी जो कि राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदनों से मिलकर बनेगी, जिनके नाम होंगे लोकसभा और राज्यसभा। तो ध्यान रखिएगा, भारतीय संसद में शामिल किया जाता है राष्ट्रपति को भी, और लोकसभा और राज्यसभा को, इन तीनों को मिलाकर बनती है भारतीय संसद आर्टिकल 79 के तहत।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक पुरस्स्थापित नहीं किया जा सकता बगैर, ऑप्शन है ए संसद की संस्तुति के, ऑप्शन बी राज्य के राज्यपाल की संस्तुति के, ऑप्शन सी भारत के राष्ट्रपति की संस्तुति के, और ऑप्शन डी मंत्रियों की विशेष समिति की संस्तुति के। तो ध्यान रखिएगा, राज्य विधानसभा में पूछा गया है। राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक प्रस्तावित या पुरस्स्थापित नहीं किया जा सकता बिना राज्य के राज्यपाल की संस्तुति के, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बिना राज्य के राज्यपाल की संस्तुति के। आर्टिकल 207 क्लोज 1 के तहत बिना राज्य के राज्यपाल की संस्तुति के, बिना राज्य के राज्यपाल की सिफारिश के कोई भी धन विधेयक राज्य विधानसभा में पुरस्स्थापित नहीं किया जा सकता, इसीलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और अगर केंद्र की बात करें तो बिना राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश के कोई भी धन विधेयक संसद में यानी कि लोकसभा में पेश नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वैसे ही धन विधेयक केंद्र में केवल लोकसभा में प्रस्तुत किए जाते हैं और राज्यों में राज्य विधानसभा में ही प्रस्तुत किए जा सकते हैं। इसीलिए ध्यान रखिएगा, राज्य के राज्यपाल की संस्तुति के बिना कोई भी धन विधेयक राज्य विधानसभा में प्रस्तावित नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय से विधि के प्रश्न पर राय लेने का अधिकार किसको है? ऑप्शन है ए राष्ट्रपति को, ऑप्शन बी कोई भी हाई कोर्ट को, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री को, और ऑप्शन डी उपरोक्त में सभी को। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति को। संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट से किसी विधि के प्रश्न पर, किसी कानून के प्रश्न पर राय लेने का अधिकार दिया गया है राष्ट्रपति को आर्टिकल 143 के तहत, आर्टिकल 143 के तहत। संविधान के आर्टिकल 143 के तहत राष्ट्रपति विधि के किसी प्रश्न पर सुप्रीम कोर्ट से राय ले सकते हैं, इसलिए यह अधिकार दिया गया है राष्ट्रपति को। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? यानी कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा बुलाई जा सकती है? ऑप्शन है ए राष्ट्रपति के द्वारा, ऑप्शन बी लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा, ऑप्शन सी संसद के द्वारा, और ऑप्शन डी राज्यसभा के सभापति के द्वारा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति के द्वारा। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आर्टिकल 108 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा आहूत की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा बुलाई जाती है, जबकि लोकसभा जो संसद की हमारी संयुक्त बैठक होती है उसकी अध्यक्षता की जाती है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा आर्टिकल 118 क्लोज 4 के तहत। ये फैक्ट भी आप ध्यान रखिएगा कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुलाई तो जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, लेकिन उसकी अध्यक्षता की जाती है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धन विधेयक कहाँ पुरस्स्थापित किया जाता है? ऑप्शन है ए लोकसभा में, ऑप्शन बी राज्यसभा में, ऑप्शन सी दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में, और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लोकसभा में। धन विधेयक को केवल लोकसभा में ही पुरस्स्थापित यानी कि प्रस्तुत किया जा सकता है, और वो भी राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश पर, इसीलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। धन विधेयक को राज्यसभा में प्रस्तावित नहीं किया जा सकता पहली बार, और राज्यसभा धन विधेयक को केवल 14 दिन तक ही रोककर रख सकती है। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, और आपका जो भी डाउट हो, जो भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट बॉक्स में उसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सदन के सदस्यों के द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा? ऑप्शन है ए लोकसभा, ऑप्शन बी राज्यसभा, ऑप्शन सी दोनों सदनों के अलग अलग, और ऑप्शन डी दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लोकसभा। लोकसभा के सदस्यों के द्वारा बहुमत से अगर अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा, क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है आर्टिकल 75 क्लोज 3 के तहत। ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। अगर संसद के किसी यानी लोकसभा के या मंत्रिपरिषद के किसी सदस्य के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव यानी कि नो कॉन्फिडेंस मोशन पारित हो जाता है तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा। तो ध्यान रखिएगा, वो सदन है लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं? ऑप्शन है ए केंद्रीय मंत्रिमंडल, ऑप्शन बी उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश,
ऑप्शन सी लोकसभा के अध्यक्ष और ऑप्शन डी भारत के राष्ट्रपति। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी भारत के राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के आर्टिकल 155 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। और राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को राज्यपाल के रूप में नियुक्त करते हैं जो कि केंद्र सरकार के द्वारा नामांकित किया जाता है, यानी जो केंद्र सरकार के द्वारा जिसे कहा जाता है राष्ट्रपति, उसी व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी है? ऑप्शन है ए प्रधानमंत्री के प्रति, ऑप्शन बी राष्ट्रपति के प्रति, ऑप्शन सी राज्यसभा के प्रति और ऑप्शन डी लोकसभा के प्रति। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी लोकसभा के प्रति। जो मंत्रिपरिषद है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है आर्टिकल 75 क्लोज 3 के तहत। फैक्ट ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और सामूहिक रूप से तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति भी उत्तरदायी होती है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया गया था? भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कैग, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इसके पद का सृजन किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन है ए संसदीय अधिनियम के द्वारा, ऑप्शन बी संविधान के द्वारा, ऑप्शन सी मंत्रिमंडल के संकल्प के द्वारा और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी संविधान के द्वारा, क्योंकि भारतीय संविधान के आर्टिकल 148 क्लोज 1 के माध्यम से भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कैग के पद का सृजन किया गया था। और नियंत्रक, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लेकिन इन्हें इनके पद से केवल उसी रीति से और उन्हीं आधारों से हटाया जा सकता है जिस रीति से और जिन आधारों से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा व्यक्त की कि मूल अधिकार व्यक्ति को जैसा उसे सबसे अच्छा लगे उस तरह से अपनी जिंदगी की रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनाते हैं? ये धारणा सुप्रीम कोर्ट ने किस वाद में व्यक्त की थी? मूल अधिकार व्यक्ति को जैसा उसे सबसे अच्छा लगे उस तरह से अपनी जिंदगी की रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनाते हैं। ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण, ऑप्शन बी गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब, ऑप्शन सी बैंकों के राष्ट्रीयकरण का मामला और ऑप्शन डी अजहर बनाम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब, यानी गोलकनाथ बनाम पंजाब सरकार मामला जो कि 1967 में आया था। इस मामले में ही सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह धारणा प्रस्तुत की गई थी, इसीलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? यानी कि सुप्रीम कोर्ट में अगर संविधान के निर्वचन से संबंधित किसी मामले की सुनवाई करनी है तो न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन है ए 10, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 7 और ऑप्शन डी 5। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी 5। सुप्रीम कोर्ट में संविधान के निर्वचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम 5 होनी चाहिए, उससे कम न्यायाधीशों की संख्या नहीं हो सकती। मिनिमम 5 न्यायाधीश होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है? ऑप्शन है ए 5 वर्ष, ऑप्शन बी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, ऑप्शन सी 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो और ऑप्शन डी 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की जो पदावधि है वो है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। और भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक प्राधिकरण है? इनमें से कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज हैं वो हमें बताना है। नंबर 1 है राज्य निर्वाचन आयोग। राज्य निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक प्राधिकरण है, बिल्कुल सही है।
नंबर 2 है राज्य वित्त आयोग, ये भी एक संवैधानिक प्राधिकरण है, बिल्कुल सही है। नंबर 3 है जिला पंचायत, ये भी एक संवैधानिक प्राधिकरण है, बिल्कुल सही है। और नंबर 4 है राज्य निर्वाचन अधिकारी, ये संवैधानिक प्राधिकरण नहीं है, इसलिए ये हमारे आंसर में नहीं होगा। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 और 3 बिल्कुल सही है। संवैधानिक प्राधिकरण किसे कहते हैं? जिनका वर्णन संविधान में होता है उन्हें कहते हैं संवैधानिक प्राधिकरण। तो राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य वित्त आयोग, जिला पंचायत, ये सभी संवैधानिक प्राधिकरण हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज हैं, क्योंकि इनका वर्णन भारत के संविधान में किया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग, इसका वर्णन मिलता है हमें भारतीय संविधान के आर्टिकल 243 के तहत। राज्य वित्त आयोग, इसका वर्णन मिलता है भारतीय संविधान के आर्टिकल 243 आई के तहत। और जिला पंचायत, इसका वर्णन मिलता है हमें भारतीय संविधान के आर्टिकल 243 बी के तहत। तो ध्यान रखिएगा, ये तीनों ही संवैधानिक प्राधिकरण है, कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस राज्य में पंचायती राज का शुभारंभ सबसे पहले हुआ था? ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी राजस्थान और ऑप्शन डी गुजरात। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। पंचायती राज का शुभारंभ सबसे पहले हुआ था राजस्थान में। बलवंत राय मेहता समिति, जिसका गठन किया गया था 1957 में, ध्यान रखिएगा, बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था 1957 में, जिसने त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश की थी। उस समिति की सिफारिशों के आधार पर ही भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया गया था। इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है ए कुल स्थानों का 1/3, ऑप्शन बी महिलाओं की आबादी के अनुपात में, ऑप्शन सी कुल स्थानों का 1/4 और ऑप्शन डी परिस्थितियों की आवश्यकता के अनुसार। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि पंचायतों में महिलाओं के लिए जो आरक्षण का प्रावधान है वो है आर्टिकल 243 क्लोज घ के तहत। ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 243 क्लोज घ के तहत पंचायतों में आरक्षण से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। और उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या है कुल स्थानों का 1/3, कुल स्थानों का 1/3, टोटल सीट का 1/3 उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या है। इसीलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है? ऑप्शन है ए भारत के महान्यायवादी को, ऑप्शन बी भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को, ऑप्शन सी भारत के मुख्य न्यायाधीश को और ऑप्शन डी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत के महान्यायवादी को, यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है। भारत के महान्यायवादी, इसका वर्णन मिलता है हमें आर्टिकल 76 में। आर्टिकल 76 के तहत भारत के महान्यायवादी का प्रावधान किया गया है और भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही अपना पद धारण करते हैं। महान्यायवादी को संसद के दोनों सदनों में बोलने, उसकी कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार होता है, लेकिन संसद में इन्हें मत देने का अधिकार नहीं होता, क्योंकि ये संसद के सदस्य नहीं होते हैं। इसलिए ध्यान रखिएगा कि भारत के महान्यायवादी को संसद को संबोधित करने का अधिकार है, वहां बोलने का अधिकार है, उसकी कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है, लेकिन मत देने का अधिकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की संसद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? हमें बताना है कि यहाँ 4 कथन दिए गए हैं संसद के बारे में, इनमें से कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन नंबर ए है संविधान में एक संसदीय प्रणाली की सरकार का प्रावधान है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है, भारत के संविधान में एक संसदीय प्रणाली की सरकार का प्रावधान किया गया है। संसदीय प्रणाली की जो सरकार होती है उसमें से जो मंत्री परिषद होती है उसका गठन विधायिका में से ही किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी है संसद का सर्वप्रमुख कार्य है मंत्रिमंडल का प्रावधान करना। बिल्कुल सही है, क्योंकि संसद का जो सर्वप्रमुख कार्य है वो है मंत्रिमंडल का प्रावधान करना। जो मंत्री परिषद होती है वो संसद से ही चुनी जाती है और सभी मंत्री परिषद अपने सभी कार्यों के लिए लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो इसीलिए ऑप्शन बी भी हमारा बिल्कुल सही है।
ऑप्शन नंबर सी है मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक सीमित है। तो ये ऑप्शन हमारा गलत है और हमें गलत ही बताना था, इसीलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। संसद में 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा इस संसद के 2 सदन है। जो लोकसभा है उसे कहा जाता है निम्न सदन और जो राज्यसभा है उसे कहा जाता है उच्च सदन। ध्यान रखिएगा, लोकसभा को निम्न सदन और राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। तो इसमें कहा गया है कि मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक सीमित है, तो ऐसा नहीं है। जो मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं वो लोकसभा से भी चुने जा सकते हैं और राज्यसभा से भी चुने जा सकते हैं, यानी कि मंत्रिमंडल के सदस्य लोकसभा और राज्यसभा दोनों से ही हो सकते हैं। और यहाँ तक कि अगर कोई व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है तो भी उसे मंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन 6 माह के भीतर उसे संसद के किसी सदन की सदस्यता अवश्य ग्रहण करनी होगी, वरना वो मंत्री नहीं रहेगा। इसलिए ऑप्शन सी हमारा गलत है कि मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक ही सीमित है। ऐसा नहीं है, मंत्रिमंडल की सदस्यता के लिए लोकसभा या राज्यसभा किसी का भी सदस्य होना आवश्यक है। इसलिए हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो कि गलत है। ऑप्शन नंबर डी है मंत्रिमंडल को लोकप्रिय सदन में बहुमत का विश्वास प्राप्त रहना चाहिए। लोकप्रिय सदन कहा जाता है लोकसभा को, इसे जनता का सदन भी कहा जाता है। तो मंत्रिमंडल को लोकप्रिय सदन में यानी कि लोकसभा में बहुमत का विश्वास प्राप्त रहना चाहिए, बिल्कुल सही है। क्योंकि अगर लोकसभा में मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। तो ये कथन हमारा बिल्कुल सही है कि मंत्रिमंडल को लोकप्रिय सदन में यानी कि लोकसभा में बहुमत का विश्वास प्राप्त रहना चाहिए। ये सभी फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा को विधान परिषद का सृजन करने का प्रस्ताव पास करने की इजाजत मिलती है? ऑप्शन है ए अनुच्छेद 168, ऑप्शन बी अनुच्छेद 169, ऑप्शन सी अनुच्छेद 170 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 171। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 169। भारतीय संविधान के आर्टिकल 169 के तहत यदि विधानसभा अपने उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत के माध्यम से प्रस्ताव पारित कर देती है तो संसद उस राज्य में विधान परिषद का सृजन या फिर उत्साधन कर सकती है। इसीलिए भारतीय संविधान के आर्टिकल 169 के अंतर्गत विधानसभा को विधान परिषद का सृजन करने का प्रस्ताव पास करने की इजाजत दी गई है। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ध्यान रखिएगा, विधान परिषद का सृजन या उत्साधन केवल संसद कर सकती है, विधानसभा को यह अधिकार नहीं है। तब कर सकती है जब विधानसभा ऐसा प्रस्ताव पारित करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नव युवकों के द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का पहली बार प्रयोग किया गया था आम चुनावों में। यानी नव युवकों के द्वारा 18 वर्ष की आयु पर किस आम चुनाव में पहली बार मताधिकार का उपयोग किया गया था? ऑप्शन है ए 1987, ऑप्शन बी 1988, ऑप्शन सी 1989 और ऑप्शन डी 1990। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1989, क्योंकि मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के द्वारा। यह भी फैक्ट आप ध्यान रखिएगा कि मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब किया गया था? तो वो किया गया था 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के द्वारा, जो लागू हुआ था 1989 में। इसीलिए नवयुवकों के द्वारा पहली बार 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का उपयोग किया गया था 1989 में। हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो आज के लिए इतना ही। यह है हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। शाम के टाइम लगभग 2 से 2:30 बजे के आसपास आपको हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री का भी एक पार्ट मिलेगा। आपकी बहुत सारे कमेंट है कि मॉडर्न हिस्ट्री भी स्टार्ट की जाए, तो आज हम मॉडर्न हिस्ट्री भी स्टार्ट कर रहे हैं। शाम को आपको मॉडर्न हिस्ट्री का भी पार्ट मिलेगा, तो आप वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। आपका जो भी डाउट हो, जो भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट बॉक्स में उसे लिख सकते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिए। अच्छे से पढ़िए, रिवाइज कीजिए, क्योंकि एग्जाम का टाइम बहुत कम बचा है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।